हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं मैथमेटिक्स का टॉपिक उठा के बैठी हूँ, जिसमें जो है वो मैंने मैथमेटिक्स के पिछले 3 साल के पेपर देखे हैं, जिसमें बहुत क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। जैसे एक देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है। एक आपका एग्जाम पोस्टुलेट्स आया है, एक क्रिएटिव थिंकिंग आया है, और एक और क्वेश्चन है मीन मीडियन मोड का भी कुछ क्वेश्चन था, वो आया है। कॉन्जेक्चर क्या होता है वो आया है, और एक आपका जो साइड एंगल साइड था, जो वो थे, वो सब भी आए हैं। मुझे याद, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी। तो अभी जो है आने वाली 2-3 वीडियो जो होंगी वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगी, जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स के पिछले जो साल के पेपर आए हैं उनके क्वेश्चंस करवाऊंगी, जो रिपीट हुए हैं बार बार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास क्या प्रूफ है। देख लो आप स्क्रीन पे, देखिए ये प्रूफ ही है कि 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आया है प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, जिसमें बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो मैथमेटिक्स है और आर्ट है। क्या आप इस चीज़ का एग्री करते हैं और इसके बेनिफिट बताने हैं। अब देखो, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप जो है वो प्रीवियस पेपर जो है वो जाके आप देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रीवियस पेपर नहीं मिल रहा है, तो जो मेरे पास पेपर रखे हुए हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। अब आप सोचेंगे टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे है, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो बेसिकली डिस्क्रिप्शन पे है। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं पोल करके आप लोगों से पूछती भी हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, क्या टॉपिक पढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, टेलीग्राम पे मैं आपको लेसन प्लान्स की पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। वीडियोस तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट के फॉर्म में बनी हुई हैं, साथ ही साथ मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हूँ टेलीग्राम पे। और जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, ये जो पीडीएफ है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और फलाना ढिमकाना, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं जितने भी, एसएलएम हो गया, आर्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, हिंदी, मैथ्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, हर सब्जेक्ट के जो प्रीवियस पेपर हैं वो भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ एक चैनल ज्वाइन करने से मिल रही है, तो जाइए ज़रूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी देख लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिल जाएगा। और आज जो है, और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों एक एक क्वेश्चन करके, दो क्वेश्चन करके करवा रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि डीएलएड के डेट शीट जो वो आ चुकी है, एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर पे हैं। अब मैं जो आपका ये पूरा 1 साल का कोर्स था, ये कुछ दिन में नहीं करवा सकती हूँ, इसलिए मैं स्मार्ट वर्क करवा रही हूँ। तो हार्ड वर्क तो हमें करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, जिसमें हमें जो है वो टॉपिक करने हैं जो टॉपिक बार बार रिपीट हुए हैं, क्योंकि वही चांसेस होते हैं। तो मैंने कोविड से पहले वाले पेपर और कोविड के बाद वाले पेपर और पिछले साल का पेपर भी मैंने एग्जामिन किया है, और मैं नोटिस किया है जो क्वेश्चन ज़रूरी है वो क्वेश्चन मैंने पहले खुद देखे हैं, मैंने टॉपिक पढ़े हैं, समझे हैं, और उसके बाद मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन 10 नंबर में आया हुआ है और एक क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है। पिछले साल के पेपर में भी आया हुआ है और उससे पहले पेपर में भी ये आया हुआ है। नहीं विश्वास होता है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ होगा मैथमेटिक क्वेश्चन पेपर करके, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट के भी 3-4 टॉपिक में करवा चुकी हूँ, जो कि डायरेक्ट 10-10 नंबर के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो वो भी जाके आप ज़रूर देखिएगा। चैनल पे आप जाएंगे तो स्टार्टिंग की ही 2 वीडियो के बाद आपको 3 वीडियो लगातार मिलेंगी, TQEM, लीडरशिप और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इन तीनों की वीडियो आपको मिल जाएगी। आधे घंटे की वीडियो, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। 3 मिनट तो मेरे यूँ ही निकल गए, बट बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फिर मुझे कमेंट्स आते हैं और उसमें मुझे और टाइम लगता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट्स जो है वो लेके रखे हैं, ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं मैंने। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे। इसी से पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार आया हुआ है। मैंने 3 साल 4 साल के पेपर देखे हैं, आया हुआ है उसमें। तो देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, अगर मैं बहुत कॉमनली बोलूँ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को आप किस तरीके से सॉल्व करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है कि टैप है, टैप में से पानी जो है वो बहुत लीक हो रहा है, तो एक प्रॉब्लम आ गई। अब उसका आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, उसमें पार्सल लगा दोगे, या फिर उसमें थोड़ी टाइम लीक हो रहा है तो उस टाइम के लिए आपने उसके नीचे कोई वेसल रख दिया ताकि पानी वेस्ट ना हो। तो ये होता है बेसिकली, अगर मैं नॉर्मल घरेलू लैंग्वेज में आपको, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाऊँ तो। अब मैं ये बुकिश लैंग्वेज में बताती हूँ आपको। तो इसमें बोला है प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली हमारी डे टू डे लाइफ में आती है, उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमारा जो
कौन सा हम लॉजिक लगाते हैं, कौन सी हमारी थॉट्स लगती है, क्या क्या हम अपने प्रोसेसेस लगाते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो होती है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज़ थ्रू आउट इंटरेस्टिंग एंड सेल्फ मोटिवेटिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बेसिकली जो प्रोसेस है वो हमारा सेल्फ इंटरेस्टिंग होता है, सेल्फ मोटिवेटिंग होता है, थॉटफुल और इंटरेस्टिंग होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो है वो हमें लर्न करने में ही हेल्प नहीं करते बल्कि हमारे असेसमेंट पे भी हेल्प करते हैं। इसमें टीचर का रोल पैसिव होता है। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल टीचर ने जो है वो बच्चों को बोला है कि बेटा ये एक प्रॉब्लम है, उसमें आप अपना ब्रेन स्टॉर्म करो और सॉल्यूशन निकालो। तो इसमें क्या है, ये चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच होती है। इसमें टीचर जो है वो पैसिव होता है और बच्चा एक्टिव होता है, बच्चा जो है वो केंद्र में होता है। और ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें लर्न ही नहीं करते हैं, इसमें लर्निंग के साथ साथ हमारा असेसमेंट भी हो रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि एक प्रॉब्लम है, जैसे डाइस वाली कोई प्रॉब्लम मैंने आपको दे दी, तो उसमें क्या है, मैं आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे बट साथ ही साथ मैं आपको एसेस भी करूँगी कि आप प्रॉब्लम कितने कामली सॉल्व करते हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपका बिहेवियर कैसा है। होता है ना, कोई कोई लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो इस तरीके से टीचर इसमें एसेस भी करती है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो है वो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जिसमें से कुछ एक्टिविटीज़ हैं और कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के जो है वो एक्टिविटीज़ की बात मैं करती हूँ, तो हमारी 5 एक्टिविटी है। पहली आती है हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली, फिर पैसेज, कॉइन बेस, लॉजिकल और मैजिकल स्क्वायर। इसको हम आगे जाके और डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। और हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैटेगरी जो हमारे एक्टिविटीज़ है उसको कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट में। एक हमारी क्वालिटेटिव टाइप है, एक हमारी क्वांटिटेटिव टाइप है। क्वालिटेटिव टाइप एक्टिविटी बेसिकली वो होती है जो हमारी क्वालिटी पे डिपेंड होती है। देखो, क्वालिटेटिव टाइप एक्टिविटी वो है दैट आर बेस्ड अपॉन डेफिनेशन, फॉर्मूला, कंपैरिजन। जो हमारे फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो हमारी क्वालिटेटिव हो गई। ठीक है, जो हमारे फॉर्मूला या डेफिनेशन पे डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम स्किल की अगर मैं डेफिनेशन पूछूँ तो वो हो गई हमारी क्वालिटेटिव, कि इसमें मैं आपकी क्वालिटी चेक कर रही हूँ कि आपको कितना आया है, कितना नहीं आया है। ठीक है, क्वांटिटेटिव वो होती है जहाँ पे मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन दे रही हूँ, जहाँ पे क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या है, ये हमारे क्वालिटेटिव है कि बच्चे को फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, क्वालिटी बच्चे में है कि नहीं, याद है कि नहीं है उसमें। ठीक है, अब मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि फॉर एग्जांपल 2 + 5 का होल स्क्वायर ये दे दिया मैंने, अब आप इसको सॉल्व करो, तो ये आपका क्वांटिटेटिव में आएगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल टर्म्स है। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल टर्म्स होती हैं वो क्वांटिटेटिव में आता है, जो फॉर्मूला बेस होता है वो क्वालिटेटिव में आता है। ठीक है, और बीच में हमारे कुछ टेक्निक्स दे रखे हैं जैसे MCQ, पैसेज बेस। तो जब भी आप अपना क्वेश्चन करेंगे तो आप इस तरीके से अपना बीच में मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, पहला आता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। तो MCQ बेसिकली होता है कि हमें एक क्वेश्चन दे रखा होता है और उसके बाद हमें उसमें ऑप्शंस दे रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले वाले में बोला है, अब देखो MCQ के भी जो है वो 2 पार्ट दे रखे हैं। पहला जो है वो बेसिकली हमें दे रखा है, तो 2 तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। देखो, हमने जो है बेसिकली 5 टेक्निक पढ़े हैं, जिसमें हमने MCQ, पैसेज बेस, पजल वजल ऐसे पढ़े हैं। उन 5 टेक्निक के 2 टाइप है, तो जो भी टेक्निक मैं आपको बताऊंगी उसमें 2 टाइप्स आएंगे, क्वालिटेटिव भी आएगा और क्वांटिटेटिव भी आता है। तो क्वालिटेटिव में आप देख सकते हैं, मैंने बताया था क्वालिटी में वो होता है जो आपके फॉर्मूला बेस, डेफिनेशन बेस होते हैं, तो उस तरीके का आपका MCQ आएगा, तो वो क्वालिटी बेस होगा। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्वांटिटेटिव में हमारा नंबर बेस होता है। फॉर एग्जांपल बोला है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया इतना दे रखा है, तो पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, हमारे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा 4 इंटू साइड होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो ये हमें एरिया दे रखा है, तो उससे हम पेरीमीटर ईजिली अपना फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है पैसेज बेस। तो जो हमारा न्यूमेरिकल वाला था वो हमारा क्वांटिटी में आ गया और वैसा क्वालिटी में आ गया। पैसेज बेस वाला बोला है कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें पैसेज नहीं आते थे कि जैसे एक बच्ची है, उसके पास इतनी चॉकलेट थी, उसके भाई ने उसको 2 चॉकलेट्स एक्स्ट्रा दे दी, उसके बाद 4 चॉकलेट उसने खा ली, 2 चॉकलेट खो गई। तो मतलब एक ये सिचुएशन बेस जो होता था वो हमारा पैसेज बेस होता है, जो हम पहले बचपन में सॉल्व किया करते थे। तो इसमें क्या बोला है, पैसेज बेस में भी हम पहले क्वालिटी वाला पढ़ेंगे, इसमें हमें ये ऐसे नंबर दे रखे हैं और इसमें बोला है कि इसको हमें अरेंज करना है। बेसिकली पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में क्या करना है, इसमें 5 टेक्निक है, 5 टेक्निक में से पाँचों की पाँचों टेक्निक आपको पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि MCQ टेक्निक को कैसे आप करेंगे,
करेंगे या फिर पैसेज बेस को कैसे करेंगे, पर्टिकुलर टेक्निक भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जामिनर। और साथ ही साथ आपसे जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है, जो पिछले साल क्वेश्चन आया था उस तरीके से ही पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें समझाने जैसा ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं है, जितना समझाने लायक है मैं समझाती हूँ। ठीक है, तो अब हमारा जैसे दूसरा आता है, इसके बाद हमारा आता है क्वालिटी। इसमें ना एक ही के 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, तो अब 2-3 एग्जाम्पल समझाने का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो मेरे से जितना समझा पाऊँगी मैं आपको, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को डिफ़िकल्टी हो सकती है वहाँ मैं समझाऊँगी। तो जैसे क्वालिटी बेस में ये बोला है कि एक ये सर्कल है, इसमें जो है वो 1200 स्टूडेंट है एक स्कूल में, जिसमें से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से बताया कि एक 10th क्लास में 45 बच्चे पढ़ रहे हैं, डिग्री के बेस पे दे रखा है, इसमें इतने पढ़ रहे हैं, इसमें इतने पढ़ रहे हैं, इसमें इतने पढ़ रहे हैं, 8th क्लास में 30 है ना, और 11th 12th में 150 है, टोटल 1200 बच्चे हैं। तो हमें उस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक्टिविटी पेपर में भूल भी जाते हो ना, तो बस आप ये चीज़ ध्यान रखना कि क्वांटिटी में हमारा नंबर आता है और क्वालिटी में हमारे फॉर्मूले, डेफिनेशन, ये सब चीज़ आती है। तो आप ऐसे ही पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हमें MCQ क्रिएट करना है, ठीक है, अब मैं भूल गई हूँ MCQ है क्या, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ डैश, और ऑप्शन में लिख सकती हूँ 4 इंटू साइड, साइड इंटू साइड, A and B बोथ और नन। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये मेरा फॉर्मूला बेस हो गया। तो ये क्या हो गया, मेरा क्वालिटी का एग्जाम्पल हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्वांटिटेटिव भी मुझे बनाना है फॉर्मूले में, तो क्वांटिटेटिव में मैं कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, जब हमें साइड जो है वो 4 दे रखी है, तो क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू 4 इज़ 16। तो इस तरीके से मैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों बना सकती हूँ, पर ये तभी होगा जब मुझे इसका मतलब पता होगा। तो बेसिकली ये इतनी बड़ी जो 5-6 पेजेस का जो था, मैंने आपको बहुत ही सिंपलेस्ट टर्म में समझा दिया। अब ये एक थर्ड एक्टिविटी है जिसमें कॉइन पजल्स का बोला है, जिसमें क्या बोला है, हमने 4x4 का एक बॉक्स बनाया है और उस पर कॉइन्स को अरेंज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, और इसको अरेंज कर दिया है। तो आप हॉरिजॉन्टल देख लो, वर्टिकल देख लो, ऊपर से देख लो, नीचे से देख लो, साइड से देख लो, हर जगह से 4 ही 4 बनेगा, हर जगह से लाइन जो है वो 4 की ही बन रही है। ठीक है, अब इसमें बोला है ट्राइंगल का, कि हमने जो है वो 10 कॉइन्स को इस तरीके से अरेंज किया है कि वो एक ट्राइंगल बन गया है। कैसे अरेंज किया है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 कॉइन को इस तरीके से अरेंज किया है कि हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है इसमें सारी साइड्स इक्वल होती है। तो ये हमारा कॉइन पजल हो गया। ठीक है, अब ये पजल लैंड, ये ऐसी एक्टिविटी है कि हमने देखो कोलेटिंग द कॉइन में ये है कि हमने 5 कॉइन लिया है, जिसमें से पहले हमने स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग में अरेंज किया है। दूसरा तरीका ये है कि हमने पहले बिग बिग अरेंज कर दिए फिर स्मॉल अरेंज किए। ठीक है, या फिर हम पहले स्मॉल स्मॉल करके फिर बिग बिग भी कर सकते थे। तो ये हमारा एक इसमें कॉइन पजल में ये टेक्निक है। लॉजिकल पजल में वो है कि जो हम लॉजिक लगाते हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स ऑफ कैमल्स का प्रॉब्लम है, ये एक स्टोरी दे रखी है, वो स्टोरी आप खुद से रीड करना। ठीक है, उसके बाद जैसे फाइंड द लॉस्ट कॉइन कैसे फाइंड करना है, ये हम क्वेश्चन पढ़ते थे ना कि 3 फ्रेंड हैं, उन्होंने 5 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं। तो 3 फ्रेंड हैं, 5 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 15 रुपीज़ हो गए। शॉपकीपर ने क्या किया है, रिटर्न करी है 5 रुपीज़ बॉय को थ्रो हिज हेल्पर। द हेल्पर ने क्या किया है, 2 रुपये रख लिए अपने साथ और रिटर्न किया है 1 रुपये टू ईच ऑफ 3 फ्रेंड। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ है, हेल्पर जो आपका वो है शॉपकीपर है, उसने जो है वो 5 रुपये वापस किए हैं 3 बच्चों को, जिसमें से उन्होंने बोला है, हेल्पर को बोला है कि हेल्पर आप जाकर इन 3 बच्चों को 5 रुपये दे आओ। उस हेल्पर ने क्या किया, 2 रुपये तो खुद रख लिए और 1-1 रुपये इन तीनों को दे दिए। ठीक है, 1-1 रुपीज़ इन तीनों को दे दिए। तो ईच फ्रेंड्स के पास, ईच फ्रेंड 3 फ्रेंड कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹4। तो अब कितने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, तीनों ने जो है 4 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। पहले उनके पास 5 रुपये थे, बट अब जो है वो उनके पास 1-1 रुपये कम हो गए हैं, तो उन्होंने 4 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। और टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, अब 4 रुपये किए कितने लोगों ने, 3 लोगों ने। 4 जा 4, 4 जा 8, 4 3 जा 12। सोच रहे हो कि मैं टेबल क्यों पढ़ा रही हूँ, तो एक्चुअली मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं इस तरीके से ही करती हूँ, तो थोड़ा सा वही माइंड चल रहा है मेरा अभी भी। एडिंग टू विद सर्वेंट, तो हमने सर्वेंट ने जो 2 रुपये लिए थे वो भी 2 रुपये हमने ऐड कर दिए। तो वो 2 रुपये ऐड करने के बाद कितने हो गए मेरे पास हो गए 14 रुपये। तो वेयर इज़ 1 लॉस्ट रुपीज़ ऑफ 15। तो अब बताओ कि हमने 1 रुपया हमारा इसमें कम क्यों है। पहले तो हमारे 15 रुपीज़ बन रहे थे, अब हमारे 14 रुपीज़ क्यों बन रहे हैं, बल्कि पहले हमने 5 रुपये दिए थे
और हमने लेबर 5 रुपये दिए थे और 15 बन रहे थे, बट अब जो है वो हमने 4 रुपये दिए हैं तो 12 बन रहे हैं। पर जो लेबर ने 2 रुपये लिए थे वो भी तो हमने ऐड कर दिए, उसके बाद भी 14 क्यों बन रहा है, कम क्यों हो रहा है? तो आपको शायद हो सकता है अभी समझ ना आ रहा हो, बट जब आप खुद रीड करेंगे ना तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो इसका सॉल्यूशन ने बोला है कि जो सॉल्यूशन आप एकदम मतलब मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है, ये आप जो है वो एक बार फाइंड द लॉस्ट कॉइन खुद से भी रीड कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे पेज नंबर का, ये पेज नंबर दिख नहीं रहा इसमें एक्चुअली, तो आप बस ये बता देना कि फाइंड लॉस्ट कॉइन का सॉल्यूशन नहीं समझ आया या फिर क्वेश्चन नहीं समझ आया या फिर कोई भी कैमल वाले का या फ्रॉग वाले का नहीं समझ आया, तो वहाँ पे जो है मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दोबारा समझा दूँगी चाहे। बट यहाँ पे यही था कि तीनों के पास 5 रुपये थे, उन्होंने 15 रुपीज़ जो है वो दे दिए, मतलब 15 रुपीज़ बन गए, पर 2 रुपये जो है वो हेल्पर ने ले लिए थे, 1 रुपये कम हो गए, उसके हिसाब से इन्होंने 12 रुपये दे दिए। बट 2 रुपीज़ सबने ऐड किए तो टोटल रुपीज़ 14 हो गए। अब कितने लिए थे लेबर ने, मतलब 12 हो गए, लेबर ने 2 रुपीज़ लिए थे, 2 रुपीज़ ऐड कर दिए तो 14 हो गया। तो 1 रुपये का घाटा कहाँ जा रहा है हमें जब हमने सारे पैसे ऐड कर लिए? तो सॉल्यूशन ने बस ये बोला है कि आइटम की कॉस्ट 10 रुपीज़ थी, अमाउंट जो है वो रिटर्न कर दिया था 3 रुपये, बट सर्वेंट ने जो है वो बेसिकली 2 रुपये अपने पास रख लिए थे, जिस हिसाब से उसके पास कितने हो गए, जिस हिसाब से 15 रुपये टोटल बैठ गए यहाँ पे। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो सही हो गई, जो हमारी फर्स्ट ये थी ना ये तो हमारी हो गई। दूसरी देखते हैं, टोटल अमाउंट हमारे पास 15 है, 3 रुपीज़ जो है वो उनको मिले थे रिटर्न में, तो कितने हुए उनके पास 12 रुपये हुए। सर्वेंट ने जो है 2 रुपये लिए थे, तो 2 रुपये और हमने माइनस कर दिए तो 10 रुपीज़ हुए। तो कॉस्ट ऑफ आइटम कितना हो गया 10 रुपीज़, और उन्होंने कितना दिया, जो भी शॉपकीपर था उनको कितना दिया, उन्होंने 10 रुपीज़ दिया। तो यहाँ पे हमने इस एक्टिविटी के थ्रू प्रूव कर दिया है ये क्या है, हमारी लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लॉजिकल रीजनिंग टाइप्स हैं। ठीक है, तो आप रीड कीजिएगा, नहीं आता है तो मैं आपको दोबारा से अगली वीडियो में अच्छी तरीके से पेन पेपर के साथ या फिर मार्कर बोर्ड के साथ समझाऊंगी। ठीक है, एक बार आप ये फ्रॉग वाली भी देख सकते हैं। तो ये फ्रॉग वाली एक्टिविटी है जिसमें इसे बोला है कि एक फ्रॉग है वो जो है वो वेल पे चढ़ता है, तो 30 मीटर डीप एक ग्राउंड है, ये एक ग्राउंड है जो कि 30 मीटर है डीप है। ठीक है, ही जंप फ्रॉम रिचेज 3 मीटर, जैसे वो जंप करता है ना तो वो 3 मीटर ऊपर जाता है, बट रात में वो 2 मीटर नीचे चला जाता है। ठीक है, तो मतलब कितना किया, एक दिन में वो 1 ही कर पाता है। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो उसने बताया कितने दिन में वो 30 मीटर ऊपर करेगा, तो एक दिन में 1 कर पाता है। तो आप लोग सोचोगे 30 मीटर एक दिन में 1 कर पाता है तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 डेज में कर लेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी ट्विस्ट है, तभी इसका नाम हमारा लॉजिकल रीजनिंग है। देख सकते हैं ना आप, तो यहाँ पे भी ट्विस्ट है। पहले दिन में वो 3 मीटर, मतलब वो 3 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर स्लिप होके 1 पे आ गया, फिर वो 3 मीटर चढ़ा तो कितना हो गया 4 हो गया, 2 मीटर वो दोबारा गिर गया तो 2 हो गया, फिर 3 मीटर, ऐसे करते 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 हम यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्यूशन आ जाएगा, और ऐसे करते करते हमें पता लगेगा कि 28th डेज पे जो है वो पहुँच जाएगा। तो अगर हम अपने हिसाब से देखें तो जब अगर कोई भी नॉर्मल बच्चा अपना दिमाग लगाएगा तो उसका 30 बनेगा, बट आंसर इज़ 28। अब ये 28 क्यों है, क्योंकि जितना वो ऊपर चढ़ रहा है, 3 वो ऊपर चढ़ा पर वो 2 वो गिर गया तो 1 बच गया। अब ये 1 भी तो काउंट होगा ना अगले दिन के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने आज 10 रुपये कमाए, ठीक है, 5 रुपये मैंने खर्च कर दिए, मेरे पास 5 रुपये बचे, बट अगले दिन मैंने 10 रुपये फिर कमाए, तो मैंने टोटल कितना अर्निंग करी, मैंने टोटल अर्निंग करी 15 रुपीज़ की। क्यों, क्योंकि मैंने 5 रुपये पहले के भी तो काउंट करने हैं। तो यही एक रीज़निंग है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सिर्फ 10 रुपये ही देखते हैं। तो होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन इस तरीके के ही होते हैं, पेपर में आपको यही इस तरीके से क्रिएट करने हैं। अब ये मैजिकल स्क्वायर है, मैजिकल स्क्वायर एक तरह से रीजनिंग की तरह है, जैसे रीजनिंग में आता है ना कि स्क्वायर है उसे कितने साइड्स है ऐसे करके, तो वही है, कंप्लीट द स्क्वायर फिल करना है, ये मैट्रिक्स की तरह। ये रीजनिंग में बहुत सारे आपने देखे होंगे, तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, रो एंड कॉलम का, या तो आपको यूँ मल्टीप्लाई करना है, यूँ डिवाइड, या ऐसे करके आपको सॉल्व करना होता है। ये मैजिकल स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आता है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब उसमें बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो प्रोसेस है उसका प्रोसेस बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब मैंने पेपर आपको दिखाया था तो उसमें शायद प्रोसेस का क्वेश्चन कोई आया था, अगर उसमें नहीं आया होगा तो मैंने जो पहले पेपर देखे थे ना उसमें प्रोसेस का कोई क्वेश्चन आया था। तो ये भी ज़रूरी है, आप ध्यान से देखना। उसके बाद उसके बेनिफिट्स पढ़ने हैं या फिर लिमिटेशन पढ़ना है, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोन एंड अननोन फैक्ट, कि हमें नोन और अननोन फैक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके पीछे हमें पता लगाना है कि प्रॉब्लम क्या है, पहली बात तो, ठीक है, उसके पीछे का फैक्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिलेट टू द मैथमेटिकल फैक्ट। उस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल सिचुएशन से हमें रिलेट करना होता है। जैसे प्रॉब्लम जो है वो किस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर मैं बच्चे को देख रही हूँ कि बच्चे को जो है वो पाइथागोरस थ्योरम में दिक्कत आ रही है, नहीं, फॉर एग्जांपल मैं देख रही हूँ कि बच्चा जो है ना वो, उसकी मम्मी रोटी बना रही है तो उसकी मम्मी ने बोला है कि आप रोटी को काउंट करो, बच्चे को बोला है, बट बच्चा रोटी काउंट नहीं कर पा रहा है। हो क्या रहा है, वो 5 रोटी काउंट कर रहा है, उसके बाद जितने में वो 5 रोटीज़ काउंट कर रहा है उतने में वो भूल जा रहा है कि 5 क्या है रोटी, मतलब काउंट करने में वो कन्फ्यूजन कर रहा है, नहीं हो पा रही है उससे काउंट। कभी 9 हो रही है, कभी 8 हो रहा है, कभी 6 हो रहा है, वो काउंट ही नहीं कर पा रहा है। तो क्या है, पहले मैंने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद में मैंने देखा कि मैथमेटिकल फैक्ट से रिलेट किया कि बच्चे को काउंटिंग में दिक्कत आ रही है। फिर मैंने एक एप्रोप्रिएट मेथड लगाया कि मैं बच्चे को बोलूँगी कि आप एक प्लेट लो, 1 1 1 करके आप रोटीज़ को उतारो, उसको रखो प्लेट में, एंड फिर आप काउंट करो, और उसको एक के ऊपर एक मत रखो, आप एक एक करके बिछा के रखो। फॉर एग्जांपल ये प्लेट है तो आप एक रोटी यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ, रोटी नहीं तो आप लड्डू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लड्डू है, एक लड्डू यहाँ रख दिया, एक लड्डू यहाँ रख दिया, ऐसे करके हमने प्लेट में लड्डू बिछा दिए। तो अब क्या करेगा, अब बच्चा काउंट कर सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके बच्चा देख सकता है कि 10 लड्डू हैं हमारे प्लेट में, ठीक है। तो ये मैंने आपको वैसे पूरा ही समझा दिया, बट इसमें बोला फाइंड द सॉल्यूशन। उसके बाद हमने अप्रोप्रिएट सोल्यूशन लिया, उसके बाद में हमने अप्रोप्रिएट मेथड लिया, उसके बाद हमने सॉल्यूशन बताया बच्चे को कि आप एक प्लेट में अलग अलग करके लड्डुओं को रखो एंड उसके बाद आप काउंट करो। फिर बच्चे ने क्या किया, उस सॉल्यूशन को फॉलो किया एंड वो सॉल्यूशन उसका बैठ गया, ठीक है। तो मैंने बच्चे को बोला कि आप प्लेट लो, क्योंकि जब भी वो लड्डू काउंट करने लगता है तो या तो वो लड्डू काउंटिंग में, मतलब होता है ना कि जैसे यहीं पे बहुत सारे लड्डू रखे हैं तो वो क्या कर रहा है, एक लड्डू उठाया 1 काउंट कर लिया, फिर उठाया 2 काउंट कर लिया, फिर 3, फिर 4, पर फिर वो भूल जा रहा है कि मैंने यहाँ से काउंटिंग शुरू करी थी या फिर यहाँ से काउंटिंग शुरू करी थी। फिर दोबारा वो यही करता है, फिर यही करता है, तो बच्चा जब हर बार भूल जाता है कि मैंने काउंटिंग शुरू कहाँ से करी थी, और वो या तो कभी कभार उसके लड्डू 6 हो रहे हैं, कभी 7 हो रहे हैं, कभी 9 हो रहे हैं, तो ऐसे उल्टी काउंटिंग हो रही है, कन्फ्यूजन कर रहा है। तो इस केस में मैंने क्या किया, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फिर मैथमेटिकल फैक्ट दिया, एक मेथड दिया, उस फिर सॉल्यूशन फाइंड किया मैंने, और उसके बाद में बच्चे को सॉल्यूशन को प्रोवाइड करके उस सॉल्यूशन से उसका आंसर निकला, उसको गाइड किया और वेरीफाई किया कि हाँ उसने जो काउंट किया है मेरी सॉल्यूशन के बाद क्या वो सही है। तो इस तरीके से मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लगाई। होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो है वो बेनिफिट्स क्या होते हैं, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बेनिफिट है कि ये रियल लाइफ में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी लड्डू वाला एग्जांपल है वो रियल लाइफ में होता ही है, चपाती वाला एग्जांपल है वो रियल लाइफ में होता है, तो रियल लाइफ में हेल्प करते हैं। दूसरी है कि एनालाइज की एबिलिटी डेवलप करता है, इससे बच्चा जो है वो प्रॉब्लम को एनालाइज कर पाता है कि भाई लड्डू, अगर लड्डू ही नहीं, अगर कल को और भी कुछ प्रॉब्लम आई, फॉर एग्जाम्पल चपाती काउंट करना हो या फिर कल को मनी काउंट करना हो, तो वो एक एक नोट को 10 रुपये के 10 नोट हैं तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है, और वो 10 नोट काउंट करने में उसको दिक्कत हो रही है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं नोट को ऐसे एक एक करके काउंट करूं या फिर हाथ में जैसे बड़े लोग काउंट करते हैं वैसे वो काउंट कर नहीं पा रहा है। तो इस केस में क्या करेगा, प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा और वो सोचेगा कि मैम ने मुझे लड्डू वाले केस में एक एक करके सिखाया था, तो वो 10 नोट्स को एक एक करके प्लेट कर देगा। उसके बाद वो 10 20 30 40 50 करके वो काउंट करेगा, तो आप उसके 100 नोट ईजिली खुद ही बन जाएंगे, खुद ही उसके 100 नोट बन जाएंगे, ना ही उसने मल्टीप्लाई किया ना ही कुछ किया, उसने बस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और जो प्रीवियस एक मैम ने जो बताया था लड्डू वाला टेक्निक, वही टेक्निक यूज़ किया। तो इससे क्या होता है, बच्चा जो है वो रियल लाइफ में भी हेल्प करता है, प्रॉब्लम को एनालाइज भी करता है, इससे बच्चे की थिंकिंग डेवलप होती है कि बच्चे ने देखो लड्डू वाले से उसने मनी काउंट करना सीख लिया, और वो एक बार करेगा, 2 बार करेगा, तीसरी बार में बच्चा खुद समझ जाएगा कि 10 रुपये के 10 नोट 100 होते हैं, 10 रुपये के 20 नोट 200 होते हैं, वो खुद ही समझ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। डेवलप सेल्फ डिपेंडेंस डेवलप होती है इससे, क्योंकि बच्चा अपने खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है उसमें, एक डिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस की मतलब रहता है कि भाई वो डिपेंड नहीं रहेगा किसी पे, वो अपने ऊपर खुद काउंट कर सकता है, वो खुद कैलकुलेट कर सकता है, और इससे हमारा कॉग्निशन में डेवलप होता है, हमारा माइंड डेवलप होता है, हमारा मस्तिष्क डेवलप होता है इससे, और हमारे जो ऑलराउंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बच्चा एक्टिव होता है। अब लिमिटेशन तो हर चीज़ के होता है, इसके भी लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन
ये है कि ये जो है वो कंसेप्ट कवरेज इसका बहुत लिमिटेड है। दूसरा ये है कि इसमें टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत कम यूज़ की जाती है, बिकॉज टेक्स्ट बुक में हम हर चीज़ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक का यूज़ बहुत कम हो जाता है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि हमें 10 चैप्टर करवाने हैं। अब मैं हर चैप्टर को अगर इतना ही टाइम दूंगी तो आप खुद सोचो कि मैं कब तक बच्चों को सिलेबस कंप्लीट करवा पाऊँगी। पेपर भी निकल जाएंगे, पेपर ख़त्म भी हो जाएंगे, सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। तीसरी बात यह है कि ये हर तरह के बच्चों के लिए नहीं है, नॉट प्रैक्टिकल फॉर लोअर क्लास। ये लोअर क्लास के लिए प्रैक्टिकेबल नहीं है, क्योंकि लोअर क्लास के बच्चे इतना माइंड नहीं लगा पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल किसी फर्स्ट क्लास के बच्चे को मैं वो वाला समझाती, फ्रॉग वाला, कि 3 वो ऊपर चढ़ता है, 2 वो नीचे गिरता है, तो 1 हुआ, फिर वो 3 ऊपर चढ़ता है, 2 नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट क्लास का बच्चा ये नहीं कर पाएगा, उसको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये लोअर क्लास के लिए नहीं है। दूसरी बात, जैसे मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा है, तो इसमें ये लिमिटेशन है कि ये लिमिटेड टॉपिक कवर करता है, टेक्स्ट बुक की अनअवेलेबिलिटी है, टाइम लिमिटेड है, लोअर क्लास के लिए नहीं है, मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट देयर आर एग्जिस्ट मोर और लेस ऑब्जर्वेशन ऑब्स्ट्रक्शन विद एवरी प्रोसेस। देखो, हर प्रोसेस के साथ जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती ही होती हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ये बेसिकली वर्थ है और रिप्लेसेबल है इफेक्टिव टेक्निक के, और इसकी लिमिटेशंस भी है। बट ये जो है वो वेयर एंड हाउ, बट इट मे बी यूज विद द प्लानिंग, बट ये उस प्लानिंग के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वेयर एंड हाउ यूज़ किया जाता है। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का क्वेश्चन जो है वो हो गया है। अभी मैं आपको एक सेकेंड दिखाती हूँ। तो जो हमारा क्वेश्चन था, ये आप थोड़ा स्क्रीनशॉट्स को अवॉइड कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो क्या आर्ट है। अगर आप एग्री करते हैं तो ये, तो हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मैथमेटिक की आर्ट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या होता है उसके बारे में बता दोगे। उसमें 2 टाइप होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और उसके बीच में जो एक मैप बनाता है ऐसे करके आप वो ग्राफ बना दोगे। उसके बाद में आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे ग्राफ को। उसके बाद आप हर इसके मेथड के, सारे मेथड में 3 नंबर में है तो आप थोड़ा सा एक मेथड बता दोगे। फिर उसके बेनिफिट बताओगे, क्या क्या बेनिफिट होते हैं। 7 मार्क्स में बेनिफिट पूछा है, ठीक है। तो वही बेनिफिट जो मैंने अभी आपको बताए थे यहाँ पे आ रखे हैं, यही बेनिफिट आपको 7 मार्क्स से बताने हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो बेनिफिट है ना, ये 7 मार्क्स में आए हुए हैं। अब आप बोलोगे तो 5 पॉइंट है, हम कैसे, तो आप 3 पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि, एक सेकेंड, 3 पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि इसमें जो है वो बच्चा एक्टिव होता है, बच्चे का जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक्टिव होता है, और टीचर जो है वो पैसिव होती है। ठीक है। दूसरा ये है कि ये इफेक्टिव टेक्निक है। इफेक्टिव टेक्निक क्यों है, क्योंकि इसमें जो टीचर है वो फैसिलिटेटर की तरह रोल प्ले करती है, और सारा काम जो है बच्चा कर रहा होता है, बच्चा केंद्र में होता है। घुमा फिरा के वही बात हो गई वैसे तो। और तीसरा आप ये भी डाल सकते हैं कि इससे जो है वो बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। तो ये 3 पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि 27 मिनट की वीडियो, जिसमें से 3 मिनट तो मैंने आपको इंट्रो दिया था, तो आप लगा सकते हैं 24 मिनट की वीडियो है, जिससे आपके 15 मार्क्स जो है वो कवर हो गए। अब इस यूनिट से कैसे भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और ये क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम में पीडीएफ फॉर्म में ही मिल जाएगा। मैं क्या करती हूँ, पीडीएफ में ही क्वेश्चन लगा देती हूँ, ताकि आप लोग समझ पाओ कि इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बना है। तो ये मैथमेटिक का फर्स्ट वीडियो था जो मैंने बनाया था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे, जिसमें 15 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं लेके आऊँगी एग्ज़ाम्स एंड पोस्टुलेट्स से रिलेटेड, बिकॉज एग्ज़ाम्स पोस्टुलेट की बहुत सारी क्वेश्चन जो है मैंने देखे हैं, 5 नंबर में भी देखे हैं और 10 नंबर में भी देखे हैं, बट जो मेरे पास पेपर है उसमें 5 नंबर में आया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून रहिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा वहाँ पे, ताकि अपडेट्स मिलती रहे। और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही हमें प्यार करते रहिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कुछ भी आप, अच्छा बुरा जो भी आपके मन में आ रहा है, बस आप लिख दीजिएगा, जैसा भी जो भी हो। थैंक यू सो मच।